कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? मान लो ये आवेश है, ठीक है, ये एक आवेश है क्यू, क्या है क्यू, ठीक है, ये एक आवेश है क्यू यहाँ पर, ठीक है, इसके कारण एक क्षेत्र बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा क्षेत्र, इस आवेश के कारण। जैसे यहाँ कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके कारण इसका एक क्षेत्र बनेगा, ठीक है, इसका एक क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र को, इसके द्वारा बने इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? एक बिंदु आवेश द्वारा बने क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु आवेश द्वारा बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, पर इससे क्या समझे? ऐसा समझो, ठीक है, मान लो ये कोई मेटल है, तत्व है, जिसका कुल आवेश कितना है? 0 है। मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, ना धन ना ऋण। ये कब होता है? जब इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो, इसका ही मतलब। अब इसके सामने एक ऋण आवेश, ठीक है, जिसके पास क्या है? माइनस आवेश है, को लाया गया और क्या कराया गया? क्या कराया गया? इसका प्रेरण। क्या कराया गया? प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? आवेशों, दो पार्टिकल होंगे, एक पे आवेश होगा, दो पार्टिकल, दो तत्व होंगे, एक पे आवेश होगा, एक पे आवेश नहीं होगा, दोनों को ऐसे ला के रखेंगे, ठीक है, जैसे समझो इस पे आवेश नहीं है, ये बड़ा है, इस पे आवेश नहीं है, और ये छोटा है, इस पे आवेश है, ठीक है, इस पे कुल आवेश कितना है? 0। मैंने क्या किया? मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ा, ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है, ऐसे पकड़ा और इसको यहाँ पे लाके रोक दिया। इस पे आवेश है कितना है? माइनस का आवेश है, यहाँ पे आके रोक दिया। अब क्या होगा? इसका प्रेरण होगा। क्या होगा? प्रेरण, ठीक है। प्रेरण होने पे क्या होगा? जैसे इसका प्रेरण होगा, इसमें जो प्लस माइनस आवेश है, ठीक है ना, इस पे क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये आवेश बराबर है, बराबर मात्रा में, तो कुल आवेश कितना है इसका? 0। जैसे ही मैं इसको ले आऊंगा, इसमें क्या होगा? इसका माइनस है तो प्लस वाले किधर आ जाएंगे? पास। क्यों? ये क्या करेगा? प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक है, और माइनस वाले किधर चले जाएंगे? इस साइड। माइनस वाले किधर चले जाएंगे? इस साइड, ठीक है, ऐसा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ऐसा होगा। पर अभी भी इसका कुल आवेश कितना है? अभी ये आवेशित नहीं हुआ है, बस इसके आवेश इधर उधर आ गए, ठीक है, इसका कुल आवेश अभी भी 0 है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसको क्या करती है? प्रेरित करती है, इंडक्शन करती है इसका, ठीक है। अब अगर इसमें एक तार जोड़ेंगे हम, तो इसमें ये धारा क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस वाले इसमें जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इससे दूर जाना चाहते हैं, ये माइनस है तो ये माइनस क्या चाहते हैं? ये धक्का दे रहा है, इसको दूर भेज रहा है, तो ये इससे दूर जाना चाहते हैं। तो अब धारा का प्रवाह इसमें हो सकता है, ठीक है, ये चार्ज भेज सकता है, अभी नहीं भेज रहा है, जब तार जोड़ेंगे तब भेजेगा, ठीक है। ये कैसे होगा? सोचो,
यहाँ पे क्या होगा, ये वाली दूरी, ठीक है, मान लो आर, आर 2 1, ठीक है, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, या 1 कर दो, बस 2 1 छोड़, इसको 1 कर दो, और ये इस वाली दूरी को माइनस से माइनस की दूरी को कर दो, इसे हटा दो, समझ में, माइनस से माइनस की दूरी R2, ठीक है। अब बताओ कौन सा फोर्स इसमें ज्यादा है, कौन सा बल ज्यादा है, ठीक है, ये R1 वाला कि R2 वाला, ध्यान रहे ये दूरी कम है तो इनके बीच का बल कौन क्या होगा, ज्यादा, अट्रैक्शन आकर्षण वाला बल क्या होगा, ज्यादा, और ये दूर है, दूर है तो कौन सा बल कम होगा, R1 बड़ा होगा किससे, R2 से, R1 बड़ा है R2 से, तो मतलब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल, मजबूत है, मजबूत है किससे, किससे मजबूत है, प्रतिकर्षण से, ठीक है। ठीक, ये इससे हमें क्या पता चलेगा, विद्युत क्षेत्र किनका ज्यादा है, माइनस और प्लस का कि माइनस माइनस, जब भी दो आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, ठीक है, समझो दो आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे तो वो दूर भेज रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा इनका, ठीक है, लेकिन जब दो एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक जगह ज्यादा एक जगह कम कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे पढ़े हैं कि Q1 और Q2 ऐसे होता है, और ये इस पे बल लगाता है, इस पे बल लगाता है, दोनों बराबर के बल लगाते हैं, यही पढ़ के आया ना कि ये इस पे जितना बल लगाएगा ये उस पे इतना बल लगाएगा, यही पढ़े। लेकिन यहाँ पे ये कैसे हो रहा है कि ये वाला इस पे ज्यादा लगा रहा है और ये वाला इस पे, मतलब ये वाला इस पे कम लगा रहा है, इस पे क्या लग रहा है, कम, इस पे क्या लग रहा है, ज्यादा, ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान रखिए हम बिंदु आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे आवेश होते हैं, बिंदु, पर यहाँ पे हमारा आवेश बिंदु नहीं है, ये बड़ा है, ठीक है, हम बड़े चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई तार है, कोई एरिया है सरफेस, कोई फुटबॉल के ऊपर, ठीक है, लोहे का फुटबॉल है उसके ऊपर, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बिंदु वाला किसके लिए सही है, कूलाम, कूलाम का नियम के लिए ये है, कूलाम ने जो कहा था, कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने कहा था कि दो आवेशों पे लगने वाला बल क्या होता है, विपरीत दिशा, ये होता है ना, बराबर और विपरीत दिशा में होता है, F21 बराबर माइनस F12, यही बताया था ना कूलाम ने, पर यहाँ पे तो गलत हो गया, देखो मान लो इसको हम कहते हैं F1, ठीक है, इसको 1 नाम दे दे, या इसको एक आवेश इसको दो, तो ये इसको नाम दे दे F21, इसको नाम दे दे F12, तो बताओ कौन ज्यादा कौन, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है F21 बड़ा है F12 से, ये कैसे हो रहा है, बड़ा, ये बड़ा की चीज है, होना क्या चाहिए बराबर कूलाम के हिसाब से, पर हो क्या रहा है बड़ा, क्या कूलाम गलत है, नहीं कूलाम गलत नहीं है, कूलाम छोटे आवेशों के लिए, बिंदु बहुत छोटे छोटे आवेश हैं, एक आवेश, दो आवेश दो आवेश, ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, ये उसके लिए है, ये एक आवेश के लिए, तो कूलाम किसके लिए, एक आवेश के लिए, और ये ज्यादा आवेश के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र कूलाम के लिए देखो फर्स्ट, ये फोर्स इनका क्या होता है, बराबर होता है दोनों आवेश पे, पर इनके विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो गया, यहाँ पे विद्युत बल कम हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पे विद्युत बल ज्यादा है, यहाँ पे विद्युत बल कम है, अभी बात करते हैं और आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो कूलाम, बस यहाँ से इतना समझ लो, कूलाम बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये Q1 Q2 कैसे है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब छोटे आवेश, ठीक है, एक अल आवेश, ये है, और ये जो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, लेकिन कई सारे वैद्युत के साथ ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये इसको मैं और फिर आगे समझाऊंगा, ठीक है, इसको पॉज करके लिखो।
ठीक है। अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र की असल परिभाषा लिखो। ये तो हो गया, बातें हो गई। एक बिंदु आवेश द्वारा बने क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बने क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह मजबूत, ठीक है, हो सकता है जैसे बताया ना, एक जगह मजबूत एक जगह कमजोर, वही बात अभी जो बताया था कि यहाँ पे R1 ये था जो R1 लिखे थे हम लोग, ठीक है, माइनस और प्लस बीच में, और एक माइनस और ये वाला जो दूर तक गया था, देखो याद है ना, ये R2 वाला, ये वाला कमजोर, ये मजबूत। तो ये ऐसा हो सकता है, मजबूत और कमजोर भी हो सकते हैं, मजबूत और कमजोर, ठीक है, मजबूत और कमजोर हो सकता है। इसे हम ई से दर्शाते हैं। किससे? ई से दर्शाते हैं। और यह तीव्रता है, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। तीव्रता, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है? तीव्रता। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत बल की क्षेत्र, विद्युत बल की तीव्रता है, ठीक है। तीव्रता का मतलब क्या होता है? जिसके अगर जब कोई यहाँ पे आवेश रखा हो, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा यहाँ पे, और जो यहाँ बनेगा और जो यहाँ बनेगा, तीनों में अंतर होगा। किस चीज की? तीव्रता का, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, इसको एक नाम दे दो, इसको 2 और 3। यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, 1 पे सबसे ज्यादा, 2 पे उससे कम और 3 पे उससे कम। दूरी के साथ ये घट रहा है। देखो ये वाला सबसे पास है आवेश के, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा, इस पे ज्यादा बल लगेगा। जो पीछे गया उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, इस बिंदु पे इससे कम होगी इसकी तुलना में, और इस बिंदु पे इन दोनों की तुलना में कम होगी, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लिखा है, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आगे देखा जाए, चलो ठीक है, हम देखते हैं। अगर आवेश Q, ठीक है, एक कोई बड़ा आवेश है Q, R दूरी पर रखा है। कहाँ पे रखा है? R दूरी पे, ठीक है। हो तो एक उसके कारण उससे उत्पन्न हुआ बल एक छोटे आवेश पर यहाँ पे रखा है, इससे चारों तरफ इसके बल उत्पन्न होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा आवेश लिया हूँ, ठीक है ना। सोचो मैंने इसको रगड़ा और यहाँ पर रख दिया, और एक छोटा सा आवेश इसके पास ले आया, तो ये कितना बल अनुभव करेगा? ये कूलाम के नियम से करेगा, क्योंकि ये छोटे आवेश की हम बात कर रहे हैं, बड़े आवेश की तो बात कर नहीं रहे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये किसके लिए है? बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। ये तो हम पढ़ के आए, लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो बड़े आवेशों के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब बड़े आवेशों के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें बड़े तत्वों के लिए पढ़ रहे हैं, जिनमें ज्यादा आवेश होंगे। तो वहां पर कूलाम का नियम तो चलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बल का फार्मूला होगा F बराबर QE। ये कैसे बना है भाई? Q और E मतलब इस आवेश को, इसी को आवेश को ले लो, और मुझे क्या करना हो, इस पे बल निकालना हो, ठीक है। इस पे मुझे क्या करना हो? बल निकालना हो। मैंने बताया इस पे इधर बल लगता है, इस पे इधर लगता है, दोनों बराबर बल लगता है कूलाम के हिसाब से। लेकिन इसमें ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लो एक बड़ा वाला Q हो, और इस पे आवेश लगा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे आवेश निकालना, एक जगह पे आवेश निकालना होता है। तो जब मैं एक जगह पे आवेश निकालना होगा, तो यहाँ की जो तीव्रता होगी, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ की जो तीव्रता होगी इसकी, ठीक है, मैं पीछे बताया कि इस जगह से और इस जगह से और इस जगह से, ठीक है, तीनों में सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी? एक की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी? एक की। तो सबसे कम इसकी। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? तीव्रता और आवेश, इस जगह की तीव्रता और इस जगह के आवेश को गुणा कर देंगे, ठीक है। जो आवेश हम रखे होंगे वो और उस जगह की तीव्रता का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बल, ठीक है।
ये है। अच्छा, अब मैं कहूं, ये तुम्हें 2 दे दूं और कहूं कि इस ई का मान निकालो। ये हम क्यों लिखे जानते हो? ई का मान निकालेंगे, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा देखो। ई बराबर हो जाएगा यहाँ से एफ बटा के क्यों, यहाँ पे इसमें क्यू से भाग दे दो, ठीक है? अब यही एफ है, ये इसमें क्यू से भाग दे दो, क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू, ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, ठीक है? तो कितना मिलेगा? क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है? ये किसका मान है? ये है ई का मान। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर तुम्हें निकालनी हो, ठीक है? यहाँ पे तीव्रता जो मैं यहाँ पे ई लिख रहा था, ठीक है? तो ये तीव्रता तुम्हें निकालनी हो तो ये कैसे निकलेगी? ये इससे निकलेगी, ठीक है? इससे ये जो आर दूरी है इसको यहाँ पर रख देंगे, इस क्यू के मान को यहाँ पर रख देंगे, और 1/4 बटा इस, तो जानते हो कितना होता है? 9 × 10⁹ और क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों तुमको दिया होगा, ये हम जानते ही हैं, तो ई निकालना आसान है यहाँ से, ठीक है? अच्छा, थोड़ा आगे चला जाए, इसको हटा दो, इतना लिख लो, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अभी यही पढ़ेंगे हम, ठीक है? अब हेडिंग डाल लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? जैसे मैंने अभी तक समझाया ना, अब इसको लिख भी देते हैं। बल, वह बल जो एक बिंदु आवेश, ठीक है? वह बल जो एक बिंदु आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है, समझो? अभी वही बताया, वो वाला बल जो बिंदु आवेश यहाँ पर रखे थे, उसमें इस क्यू की वजह से जो बल लग रहा था, वो उसके साथ, ठीक है, वहां की जो तीव्रता थी उसका गुणनफल, तो जो बल अनुभव किया जा रहा है, ठीक है, वह किया जा रहा है, वह उसके स्थान पर निर्भर करता है, समझे? वो जो भी बल अनुभव करेगा वो उसके स्थान पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे बड़ा वाला क्यू है, यहाँ पे छोटा वाला क्यू है, तो मैं कह रहा था ना, कूलाम के नियम के हिसाब से ये कहीं भी रखा जाए, यहाँ पे मतलब उसको यहाँ पर रखूं, तो ये हर जगह बराबर बल अनुभव करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वो कूलाम के बिंदु आवेशों के लिए, जब हम बिंदु आवेश होते, ये वाला आवेश बड़ा हो गया, उसमें दोनों आवेश बिंदु आवेश होते हैं, पर यहाँ पे ये वाला क्या हो गया? बड़ा आवेश हो गया, और एक भी बड़ा आवेश हो जाएगा तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अलग अलग होनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आवेश इस पे फैले हुए हैं हर जगह, ठीक है? उसमें हम बस एक लाइन में ले रहे थे, इस रेखा में, इसमें हम कहाँ ले रहे हैं? पूरे एरिया में ले रहे हैं, ठीक है? अभी हम बात करेंगे इस पे। तो यहाँ पे क्यू, ठीक है? यहाँ पे जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, मान लो इसको यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे जो तीव्रता होगी, फिर इसको यहाँ पर रख दो, तो यहाँ की जो तीव्रता होगी, ये तीनों अलग अलग होंगे। यदि यहाँ भी रखो, सब जगह की अलग अलग होगी, तो यो स्थान पर निर्भर करता है, यही मतलब है इसका, ठीक है? और ये कितना होता है? E बराबर F/Q। अच्छा, स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है? स्थान पर निर्भर करता है, और यह एक सदिश राशि है, ठीक है? कैसा है? सदिश। यह एक सदिश राशि, ठीक है? मतलब ये जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में लगता है, ठीक है? अर्थात यह बल की दिशा में ही होता है। क्या समझे इससे हम? जैसे मान लो मैं एक आवेश हूं, ठीक है? या इसको समझो, ये एक आवेश है, मैंने इसको रब किया ऐसे और यहाँ पे रखा, तो इससे क्या बना? इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना, ठीक है? और इससे बल रेखाएं निकली, तो बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? बल लगाएगा। अब मुझे यहाँ पता करना है मेरे पे, ये मेरे पे कितना बल लगा रहा है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दूरी इससे नापूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इससे अपनी दूरी नापूंगा, इसके आवेश को, और अपने बीच की दूरी को क्या करूंगा, ये फार्मूले से लगा दूंगा। अभी बताया था, ये ई बराबर लिखे हैं, अभी क्या लिखे हैं, 9 × 10⁻9 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू ये है, बड़ा वाला क्यू ये है, और हमारे बीच की दूरी का आर स्क्वायर करो, मुझे ए निकल जाएगी। तो मुझे पता चलेगा कि मेरे ऊपर इसकी कितनी तीव्रता है। फिर मैं क्या करूंगा, अपने आवेश का, मेरा जो आवेश होगा, मेरे पास भी कुछ आवेश है, उसका और उस तीव्रता का गुणनखंड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी जगह की बल मिल जाएगा कि ये मेरे ऊपर कितना बल लगाया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये निकालूंगा, इससे मुझे कुछ मान लो यक्स मान मिलेगा, और फिर मैं अपने आवेश को, ठीक है, इसके साथ गुणा कर दूंगा, मतलब x × q। तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे बल मिल जाएगा। यहाँ पे x छोड़, इसका कुछ मान मिलेगा तो E × q कर दूंगा, मुझे F मिल जाएगा। तो वो दिशा में है, किस दिशा में है, अब ये दिशा की बात हुई, तो ये जो बल लग रहा है ये मेरी दिशा में, इस साइड, ठीक है। तो वो बल की दिशा में ही क्या है, इसी साइड क्षेत्र भी है इसका, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन, तीव्रता का जो दिशा है, ये इसकी जो दिशा है वो भी बल की ही दिशा में है, इसी दिशा में। जैसे ये क्यू आवेश है बड़ा वाला, इससे मान लो बल इधर लग रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी इसके लिए। अगर बल इधर लग रहा है तो तीव्रता भी इधर ही होगी, ठीक है। अगर बल नीचे लग रहा है तो तीव्रता भी नीचे ही होगी, ये मतलब है, ठीक है। और बल है, ठीक है, बल है, एक चीज हो गया, ठीक है। दिशा हो गई, दिशा में मिल गया ना। सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए, दिशा और परिमाण। तो परिमाण क्या है, ये परिमाण हम इससे निकाल लेंगे, मान रख के नंबर कुछ मिल जाएगा। परिमाण क्या होता है, कोई नंबर होता है, वो मिल जाएगा, और ये दिशा भी मिल गई हमें, जिधर बल लग रहा है उस दिशा में लगता है, ठीक है। ये तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं थी, ठीक है। आगे देखा जाए, अब हमें लिखना है इसका आयाम लिख लिया जाए और यूनिट लिख लिया जाए, ठीक है। यूनिट मतलब मात्रक, क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, फार्मूले से निकाल लेंगे हम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। F/Q बल का होता है मात्रक m l T⁻⁻², ठीक है। किसका होता है, बल का। Q का क्या होता है, कूलाम, ठीक है। T का क्या होता है, कूलाम। अब सुनो, ये तो हो गया मात्रक, लेकिन हमें आयाम लिखने को कहे तो आयाम लिखो, तो क्या करेंगे, आयाम समझते हो ना, कहां पर है आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, 1D में है, 2D में है, 3D में है, कैसे है, वो आयाम होता है, ठीक है। जैसे 1D सीधी रेखा में होता है, 2D क्या होता है, एक्स और वाई दोनों दो डायरेक्शन में होती है। ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो ये 2D है। और 3D क्या होता है, 3D क्या होता है, जिसके पास 3 दिशाएं, ठीक है, कैसी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड तुम किसी को भी ले सकते हो, ठीक। ये कैसा होता है, जैसे एक सोचो, एक चिड़िया उड़ी, ऐसे ऊपर गई और ऐसे आ गई, तो इधर भी आ सकता है, प्लस ब्लैक बोर्ड पे नहीं जा सकता है, इधर भी आ सकता है। ये 3D है, ठीक है। हम लोग जितना भी कुछ देख पाते हो 3D है, 3D, ये 2D, ये 3D। हमें ये बताना है ये कैसे डायमेंशन में है, ठीक है, कौन से आयाम में है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं। तो C का होता है, ठीक है, खैर ये तो हम लोग आयाम ही लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है न्यूटन कूलाम, ठीक है। मात्रक इसका लिख लो, आयाम लिख दिए, मात्रक ही होता है न्यूटन कूलाम, मतलब न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये क्या होता है, मात्रक। ये तो आयाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, m l T⁻², ये न्यूटन का होगा, ठीक है। और कूलाम का होता है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। तो ये टाइम ऊपर जाएगा, मतलब सब ऊपर जाएंगे, m l T⁻², A⁻⁻1, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आयाम, ठीक है। ये इसका आयाम होगा, किसका, वैद्युत क्षेत्र का। और ये मात्रक, ये दोनों याद होने चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बल वाला भी लिख लो, F बराबर QE, वेक्टर यहाँ पे भी लगा सकते हो, सदिश, वेक्टर, और वेक्टर को, सदिश को वेक्टर में, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये समझ लेने के बाद, अगर ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो बैक करो वीडियो को, फिर से समझो और वापस आओ, ठीक है। अब इसको समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये समझ में आ गया कि कूलाम का नियम अलग चीजों के लिए काम करता है और अगर छोटी चीजों के लिए काम करता है।
लेकिन अगर हमें बड़े स्केल पे आवेश निकालना हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालना हो, विद्युत बल निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग नियम होने चाहिए। जैसे पहला, ठीक है, पहला पहला जो हमें करना होता है इसमें वो होता है, ठीक है, एक अगली हेडिंग चलो लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं हेडिंग को वितरण, ठीक है, वितरण, वितरण किनका, आवेशों का, आवेशों का वितरण। अब ये क्या चीज है, तो अब हम ये देखेंगे ना कि हम आवेश को, जैसे अभी समझाता हूं, ऐसे समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक चौक है, मैंने इसको ऐसे से रब किया अपने हाथ से, और ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास एक, देखो सीधी रेखा है ना, तो इसको हम रैखिक कह दे, सीधा है ना, तो इसको रैखिक कह दे, दिख रहा है ना कोई तार जैसा सीधा, इसको हम रैखिक कहते हैं। ये आवेशित है, और ये इसका कुल आवेश कितना है, 0। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे टच करा दिया, और इसके ऊपर था प्लस आवेश, क्या था, प्लस आवेश, तो ये कैसा हो गया, प्लस, जब छूंगा तो ये इसके ऊपर वही आवेश आता है जो इसके ऊपर होता है, ये हो गया प्लस आवेश, ठीक है। तो पहली आवेशों के वितरण में पहली हेडिंग डालो, रैखिक, रैखिक, रेखिक या रैखिक वितरण, वितरण, ठीक है। अब ये कैसे समझा जाए, बड़ा आसान है, एक सीधी लाइन बना, ठीक है, कोई तार है, ठीक है, मान लो तांबे की तार है, ठीक है, जो तार जा रहा है वही तार समझो, जो करंट का तार आता है। अब मैंने इसको, ठीक है, इस चॉक से जो मैंने अभी रब करके इस पे आवेश लाया था, मैंने इसको ऐसे टच करा दिया, टच कराते ही क्या हो गया, इसके ऊपर कौन से आवेश आ गए, प्लस। अच्छा, प्लस आवेश आए तो ठीक है, पर ये फैल क्यों गए, मैंने तो यहाँ टच किया तो आवेश पूरे पे क्यों फैल गए। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ध्यान रहे, बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये क्यू से दूसरे क्यू को टच करा रहे थे तो ये प्लस या माइनस हो जा रहा था, ऐसे हो रहा था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो एक एक का काम हो रहा था। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा आवेशित हो गया, समझो। पीछे क्या कर रहे थे, मान लो इसको मुझे आवेशित करना होता था, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते थे, तो इस पे क्या हो जाता था, प्लस आवेश आ गया, ठीक, ऐसे। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये आवेश फैल गए, मैंने क्या किया ना, इसको आवेशित जब किया, इसके पास आवेश आ गया कुछ। अब वो आवेश कैसे एक जैसे हैं, इसके पास एरिया है बहुत बड़ा, समझो, तुम्हारे पास घर बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास आदमी बहुत ज्यादा आ गए, समझ रहे हो। अब तुम क्या करोगे, घर में बहुत सारे कमरे, तो सबको सब कमरों में दे दोगे, मान लो 10 आदमी आ गए तो 10 कमरे हैं तुम्हारे पास, सबको एक एक कमरा दे दोगे। तो इसके पास जगह बहुत ज्यादा है, इसके पास आवेश आया 10, इसने क्या किया, 10 आवेशों को ऐसे लगा दिया, और सबके बीच में दूरी बराबर की होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की, सबकी दूरी क्या है, बराबर है, सभी आवेशों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये कैसा वितरण है, रेखीय वितरण, कैसा वितरण है, रेखीय वितरण। अभी हम लिख क्यों रहे, अच्छा ठीक है, रेखीय वितरण तो आ गया, चलो ठीक, समझ में आता है। पर क्या यहाँ पे भी आवेश को हम वो कहेंगे, मतलब क्यों ही कहेंगे, तो नहीं, इसमें क्या करता है ना, एक छोटा सा, मान लो मुझे ये पता करना हो कि इस पे कितना आवेश है, या कितना विद्युत क्षेत्र है, या कितना बल है, इस पे, इस लाइन पे पता करना है। हम ये पता कर रहे हैं ना, विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत तीव्रता कितनी है, ठीक है, और विद्युत बल कितना है, आवेश कितना है। तो छोटा सा जब आवेश लेते हैं ना, छोटा सा बिंदु, बहुत छोटा, ये इतना बड़ा, उसमें से एक छोटा सा लो, उसको डी क्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, डी क्यू। छोटा सा जब आवेश लेते हैं तो उसको डी क्यू कहते हैं, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसको डी क्यू कहते हैं, ठीक है। क्यों डी क्यू कहते हैं, ठीक है, मान लो ये पूरा क्यू हो, उसके एक छोटे से भाग को लोगे तो वो किस में आएगा, अवकलन में। जैसे डी का क्यू को मुझे तोड़ना हो, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा डी क्यू बाई डी टी करके, ठीक है, अवकलन से होता है। तो ये वो वाला डी क्यू है, छोटा कर दिया मैंने इसको, ठीक है, क्या किया, छोटा, एक छोटा सा भाग ले लिया, ठीक है। अब हम जानते एक चीज, इसकी आवेश जानते तो नहीं है हम, इसके आवेश को एक नाम दे देते हैं, जो इस पे आवेश फैले हुए हैं उनको एक नाम दे देते हैं।
कहते हैं इसका जो आवेश है वो लैम्डा, इसको को लैम्डा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लैम्डा, लैम्बडा, ठीक है, लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा आवेश है, कैसा आवेश है? प्रति, प्रति का मतलब समझते हो ऐसे, प्रति बटा करके, प्रति यूनिट लेंथ, प्रति यूनिट, प्रति इकाई लंबाई, यूनिट का मतलब इकाई, इकाई लंबाई, ठीक है। कोई छोटा सा इसका, ठीक है, जो आवेश होगा उसको हम लैम्डा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लैम्डा। छोटे से आवेश को लिखेंगे लैम्डा, ठीक है। जब छोटे से आवेश को लिखना लैम्डा, एक मिनट इसको डी क्यों नहीं लिखते, एक चीज गलत, इसको लेंथ है ना, लेंथ लंबाई, एक हम क्यू समझिए, ये एल है, ये किसमें है? लंबाई एल में, ठीक है। तो यहाँ तो डी क्यू नहीं होगा, जब पूरी लंबाई एल है तो इसका जब डिफरेंस अवकलन करेंगे तो डीएल हो जाएगा, क्या होगा? डीएल। तो यहाँ पे हम जो ये छोटा सा नहीं वो डीएल होगा, क्या होगा? डीएल। डी क्यू नहीं, डी क्यू तो दूसरी चीज है, वो अभी लिखेंगे, ठीक है, गलती हो गई, ठीक, वो गलती हो गई, आगे चलो देखते हैं, मजा हो रहा हो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? डीएल बराबर लिखेंगे, डीएल बराबर, या डीएल बराबर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया है? लैम्डा क्या है? आवेश प्रति इकाई लंबाई, तो यहाँ का आवेश कितना होगा? लैम्डा, क्या होगा? लैम्डा। तो हमारा जो आवेश होता था पहले वो होता था डी क्यू, क्या होता था? डी क्यू। जब हम छोटा आवेश लेते हैं तो उसको हम डी क्यू कहते हैं, पर यहाँ का आवेश कितना है? ये है, ये डी क्यू किसके बराबर है? इस लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा डीएल, तो ये किसके बराबर? लैम्डा डीएल के, समझो, थोड़ा अच्छी बात है। यहाँ का हम आवेश लिखना चाहते हैं इस छोटे से का, तो हमें पता चला ये लंबाई है डी, पूरी लंबाई है एल तार की, तो हम इसके छोटे से भाग को लेंगे, ऐसा कि एक तार था, ठीक है, ऐसे, ये मान लो ये तार था, इस पे मुझे आवेश निकालना था, मैंने क्या किया ना, एक छोटा सा भाग इसमें से बीच का कोई एक छोटा सा भाग पकड़ लिया, इस पूरे तार में से छोटा सा भाग पकड़ लिया, उसको कहा डीएल है, छोटा सा भाग है तो डीएल है, यल है पूरा, ये पूरा यल है, तो इसके एक छोटे भाग को हम क्या कहेंगे? डीएल कहेंगे, कैसे? अवकलन से। और कहा कि यहाँ पे जो आवेश है वो लैम्डा है, क्या है? यहाँ पे आवेश क्या है? लैम्डा, लेकिन हम आवेश को अभी तक क्यू लिखते थे, क्या लिखते थे? क्यू। तो हमने क्या किया? क्यू की जगह लिखा डी क्यू, क्योंकि हमें, जैसे मैंने क्यू लिख दिया था पहले ना, वो सही लिखा था, समझा, जो समझे तो सही लिखे, गलत नहीं समझे थे, पर उसकी जगह हमें क्या लिखना है? उस डी क्यू की जगह क्या लिखना था? लैम्डा डी, ये लिखना था, हमें ये लिखना था, मैं जो समझा था वो भी सही था, गलत नहीं था। अच्छा, अब मैं कहूँ ये तो हमें आवेश मिल गया कि यहाँ पे आवेश इतना है, अब पूछूं यहाँ की तीव्रता कितनी है, ठीक है, क्या पूछूं? तीव्रता कितनी है, उसको मैं लिखूं डी ई, तीव्रता को ई लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटी की बात कर रहे हैं, तो देखो तीव्रता ई लिखनी चाहिए, वैसे आवेश को भी क्यू लिखना चाहिए, लेकिन जैसे हम आवेश को डी क्यू लिखते हैं वैसे तीव्रता को भी डी ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, एकदम बहुत सी छोटे सी टुकड़े में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको डी लिखना पड़ रहा है, डी का मतलब छोटा, बस इतना जान, ठीक है। डीई क्या हो जाएगा भाई? क्या होता है डीई? बताओ। ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, और फिर क्या होता है? क्यू, क्या होता है? क्यू। तो क्यू हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास क्या है? डी क्यू, ठीक है, क्या है? डी क्यू, हमारे पास डी क्यू है ना, लिखना तो क्यू चाहिए हमें, पर हमारे पास क्या है? डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते हैं, पर हमारे पास डी क्यू बराबर कितना है? यहाँ से एक और चीज बनेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? ये लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया, ये ई का मान मिल गया यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं अब क्या करूं, ये डिफरेंशिएशन किया था, मतलब अवकलन किया था, अब मुझे पूरे पे निकालना है, यहाँ का मिल गया मुझे, इस जगह का मिल गया, तो जब एक जगह का मिल जाएगा, हमें क्या है, हमें पूरे पर अगर नहीं पता था, तो हमने एक छोटे जगह का निकालने की कोशिश की, क्योंकि छोटे जगह का निकालना आसान होता है, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ कि तालाब का पानी खाली करना है तुम्हें, क्या करोगे? बाल्टी बाल्टी निकालोगे ना, वो बाल्टी क्या है तुम्हारे लिए? डीएल है, डीएल, हल्का पूरा तालाब कैसे फेंक दोगे? तो अगर एक बाल्टी निकाल लिए तो इस तरह हर जगह डीएल ले लो, पूरे का डीएल 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 छोटा छोटा कर लो,
कई सारे डीएल कर लो, ठीक है। तो कई सारे डीएल करोगे तो पूरा वायर आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे कई सारे डीएल ले लिए और सबको फिर जोड़ दो, ठीक है। तो बहुत सारे टुकड़ों को अगर आपस में जोड़ना हो, डीएल क्या है, टुकड़े हैं तार के, तो बहुत सारे टुकड़ों को अगर आपस में जोड़ना हो तो समाकलन करते हैं, और एक पूरे तार को अगर टुकड़ों में करना हो तो अवकलन करते हैं। पहले हमने टुकड़ा किया, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक टुकड़े का मान पता कर लिया, सभी टुकड़े बराबर थे, ठीक है ना, ये सभी टुकड़े क्या थे, बराबर थे, तो उसमें से एक का मान पता कर लिया, और फिर अब गिन लेंगे कितने टुकड़े हैं और सबको जोड़ देंगे, हमको पता चल जाएगी तीव्रता कितनी, ठीक है। हम क्या निकालना है, तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे समाकलन जब करेंगे इसका तो डी का समाकलन ई मिलेगा ऐसे, और इस साइड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर। समाकलन जब होता है तो ये डी का ई हो जाएगा, ये डी घट जाएगा, और ये जो नियत होगा, कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और अंदर जो बचेगा लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसका होगा अवकलन। यह लैम्डा भी तो कांस्टेंट है, लैम्डा को भी बाहर कर लो, ये लैम्डा का भी मान फिक्स रहेगा, ये बदलता नहीं है, तो लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, और ये डीएल बाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, समाकलन। ये क्या है, समाकलन, ठीक है। तो ई का मान हमें इतना मिल गया। ये रैखिक वितरण के लिए, अगर किसी तार पर है तो वहां पे कैसे तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना, कहीं पे भी हमें पता करना हो कि यहाँ पे कितना बल लग रहा है, तो तीव्रता निकलनी चाहिए। ये ई क्यों निकालना है, बल निकालने के लिए क्या चाहिए, F बराबर QE, ये होता है ना। तो हमें अगर ये पता करना है तो ये तो हमें दिया होगा, हमें यही निकालना होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। आगे चले, ठीक है, ये रैखिक वितरण हो गया। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षेत्रीय वितरण। कौन सा पढ़ेंगे, क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र पर निकालना हो, ये तो लाइन पे हो गया, ठीक है। अब हम कहेंगे किसी क्षेत्र पे निकालना हो, कहाँ पे, क्षेत्र पे, तो क्षेत्र पे कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकाले हैं, सेम टू सेम वही काम करना है, बस वहां पे जैसे यहाँ पे लेमडा था तो वहां पे सिग्मा आ जाएगा, लेमडा की जगह, बस, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर ऐसे ही आयतन का निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वहां पे रो आ जाएगा, रो, बस इतना इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, एक तरह से नाम बदल जाएगा, और सब जगह निकाल लेंगे हम आवेश। ठीक है, चलो देखा जाए। मान लो अब क्या पढ़ना है हमें, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय वितरण, ठीक है। ये क्षेत्र है, इस पे इसको मैंने क्या किया, आवेशित कर दिया, तो ऐसे आवेश इस पे फैल गए, प्लस माइनस कोई सा भी फैला सकते हो, तुम्हारे पर माइनस माइनस मान लो फैल गए, और बराबर फैले लाइन से, ठीक है। ये एक क्षेत्र है, उस पे आवेश फैल गया, उस पे कैसे फैला, इसको मैंने रब किया, इसको और इसको ऐसे टच किया, तो ऐसा कुछ है, जैसे इसको मैंने रब किया और इससे टच किया, तो ये क्षेत्र है। अभी जो पढ़े थे सीधी लाइन पे पढ़े थे, अब इस एरिया पे पढ़ेंगे, ठीक है। इस एरिया पे, इस पे आवेश फैला हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आवेश हो, यहाँ पे आवेश हो, यहाँ पे आवेश हो, यहाँ पे आवेश हो, तो मैं पूछूं यहाँ पे तीव्रता क्या है, या यहाँ पे बल क्या है, यहाँ पे यह बताओ, यहाँ पे यह बताओ, यहाँ पे यह बताओ, यहाँ पे यह बताओ, तुम्हें क्या बताना चाहिए, ई कितना है यहाँ, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु पे तुमसे यह पूछूं तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ई, तो वही ई निकालेंगे हम, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे वहां पे क्या लिए थे, यहाँ पे एक कोई एरिया लेंगे इतना छोटा सा, ठीक है, इतना छोटा सा एरिया लेंगे, इसको कहेंगे डी ए, क्या कहेंगे, डी ए, एरिया है सर, क्षेत्र है तो डी ए, ठीक है, बराबर, जैसे वहां पे लेमडा था, क्या था वो, लेमडा क्या था वहां पे, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय घनत्व,
क्षेत्रीय घनत्व आवेश का, ठीक है, या आवेश प्रति इकाई, जो आप लिखे थे जैसे लेकिन आवेश प्रति इकाई लंबाई, उसे आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये छोटा सा क्षेत्रफल डीए, ठीक है, डीए। आवेश क्या हो गया, डी क्यू। देखो ये क्या लिख रहे हैं, आवेश यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू हमारा हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे इसको हम लिखेंगे सिग्मा डी ए, ठीक है। जैसे आप लिखे थे सिग्मा डी एल लैम्डा डी एल, ऐसे सिग्मा डी। अब डी क्यू लिखो यहाँ से, डी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से डी क्यू हो जाएगा सिग्मा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना एरिया लिख सकते हो, चलो ठीक है, वो भी डी ए भी लिख सकते हो। बुकों में डी एस भी दिया होता है, ठीक है। यस क्या है, यस सरफेस से, ठीक है, सरफेस। तो एस भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो। चलो एस ही लिख लेते हैं, बुक में एस दिया होता है तो एस लिख लेते हैं, एस। अब क्या करना है, हमें डी ई निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला मान यहाँ पर रख दो, सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर। फिर इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पे, समाकलन करने पर, ठीक है, क्या होगा करने पर, ये डी ई हो जाएगा बराबर इधर का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस बटा आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि समाकलन करेंगे तो इसका डी ई का ई हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, और सिग्मा भी बाहर आएगा। जो जो नियत होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता वो बाहर आ जाते हैं, और फिर डीएस अंदर किसका बच जाएगा, डीएस बटा आर। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रीय वितरण के लिए किसी सरफेस से फैला हो, उसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा, लिख लो। ये आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, पेपर में ये करना पड़ दिक्कत तुम्हें, ठीक है। और ये सिग्मा क्या है, घनत्व, वहां पे लैम्डा क्या था, वो रेखीय घनत्व था, ठीक है। ऐसे ही आवेश बटा इकाई लंबाई लिखे थे, आवेश बटा इकाई क्षेत्रफल यहाँ हो गया। एक और बच गया, उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक और बच गया, उसको कर लेते हैं, और वो है जो हमें अगला करना है उसको कहते हैं, जैसे कोई फुटबॉल हो, क्या फुटबॉल, तो फुटबॉल कैसी होती है, फुटबॉल होती है तुम्हारी ऐसी गोल सी, ठीक है, और ये पूरा अंदर बाहर दोनों तरफ से होता है, तो मतलब गोल होता है चारों तरफ से, ठीक है। सर्कल की तरह नहीं कि ऐसे बस पाई हो, सर्कल कैसा होता है, एक पाई हो जैसे हाथ में लेके ऐसे घुमा लो, वो सर्कल हुआ। लेकिन ये अंदर बाहर से भरा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना, अंदर गैस होती है बाहर से, ठीक है। इस पे हमें आवेश निकालना है, इस पे, ठीक है, इस पे। इसको हम कहते हैं आयतन। आयतन में क्या होता है, गहराई भी होती है, लंबाई चौड़ाई और गहराई। तो ऐसी चीज हो जैसे ऐसे, देखो ऐसे, ये है ना, ये अभी हम पहले पढ़े थे एक लाइन पे, जैसे इसको मान लो लाइन, तो इस पे पढ़े थे पहला वाला, फिर पढ़े सरफेस पे, अब पढ़ेंगे गहराई में, ऐसे अंदर, ठीक है। अंदर अगर आवेश हो कैसे पता करेंगे, ठीक है, अंदर बाहर सब जगह आवेश हो, ऐसा,
यहाँ पे आवेश हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। इसके लिए रो लिखते हैं, ठीक है। रो क्या है? आवेश प्रति इकाई आयतन, ठीक है, आयतन वितरण, ऐसे लिखो, ठीक, प्रति इकाई आयतन। रो है, इसको क्या पढ़ते हैं? रो, RHO, या रो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटे से एरिया पे निकालना हो, अंदर छोटी सी गहराई, एक छोटी सी गहराई करो फुटबॉल में, छोटा सा छेद बनाओ और वहां पे निकालो, उसको लिखेंगे, ठीक है, D, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे DQ बराबर रो DV, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम बनेगा DV बनेगा, छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा आयतन बनेगा। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो छोटा सा वॉल्यूम बनेगा, तो बड़े से वॉल्यूम को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो छोटा सा वॉल्यूम बनेगा, तो DV मिलेगा। ऐसे ये बन जाएगा, फिर ऐसे DE मिल जाएगा हमको। कितना मिलेगा? D, अब दोनों से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये रो DV बाई R स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? DV बाई R, ठीक है। ये क्या हो गए? हमारे तीनों फार्मूले हो गए, ठीक है। ये एक रेखी के लिए, एक क्षेत्र के लिए और एक आयतन के लिए, ठीक है। और कभी कभी स्फेरिकल भी लिख देता है, मतलब कोई गोला होगा, ठीक है, उसके लिए, फुटबॉल टाइप का। तो चलो इसके आज इतना ही करते हैं, इसके बाद कल करेंगे।